लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय, उस समय उसकी काउंसिल के बहुत ही इंटेलेक्चुअल पर्सन लॉर्ड मैकॉले के प्रयासों से फाइनली 1835-36 में मैकॉले एजुकेशन पॉलिसी इंडिया में इंट्रोड्यूस हो गई, जिसके तहत अंग्रेजी भाषा एजुकेशन का माध्यम बन गई। ज्ञान, नॉलेज, शिक्षा का जो स्ट्रक्चर रहा, स्वरूप रहा, वो वही रहा जो यूरोपियन शिक्षा स्कूलों में दिया जाता था। यानी यूरोप का जो ज्ञान विज्ञान है वो भारत में दिया जाने लगा, भाषा अंग्रेजी रखी गई और भारत के लोगों को शिक्षा देने का मुख्य उद्देश्य रखा गया एक क्लेरिकल क्लास को तैयार करना। वो क्लेरिकल क्लास जो भारत में अंग्रेजी साम्राज्य के लिए सपोर्टिंग रोल प्ले कर सके, अंग्रेजों के हितों के अनुरूप वो ब्रिटिश सरकार के लिए पहिए का काम कर सके और ब्रिटिश साम्राज्य की इस गाड़ी को चलाने वाले ड्राइवर तो अंग्रेज रहेंगे, मगर जो पहिए होंगे वो भारतीय होंगे और भारतीयों के माध्यम से ही ब्रिटिश साम्राज्य चलेगा। और देखो, आप हिंद स्वराज अगर आपने किताब पढ़ी हो, महात्मा गांधी ने अपनी किताब में इस बात का जिक्र किया था कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य तब तक बना रहेगा जब तक भारतीय लोग ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति निष्ठा रखेंगे, और वो जो निष्ठा का जन्म है वो एजुकेशन पॉलिसी के तहत ही आया था। अंग्रेजी शिक्षा पढ़ करके लोग अंग्रेजियत सीखने लगे। हमारे यहाँ एजुकेशन स्टार्ट हुआ, नए तरीके से सिस्टम डेवलप किया गया, मगर 1854 के पहले तक शिक्षा को लेकर के कोई खास जन जागृति या हम कहें तो डेवलपमेंट या विकास नहीं आ पाया। दो बड़े कॉलेज अंग्रेजों ने 1847 में रुड़की, भारत का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज, उसको खोला और 1851 में पूना कॉलेज। ये दो बड़े कॉलेज अंग्रेजों के प्रयासों से खोले गए, मगर शिक्षा का स्तर और शिक्षा का व्यापारिक, मतलब हम कहें तो जो उसकी व्यापकता है, जो हम समझते हैं कि लोगों तक पहुंचने की जो उसका एक डायमेंशन था, बहुत कम था। अब अंग्रेजों के द्वारा या ब्रिटिश गवर्नमेंट के दौरान भारत में कई सारे ऐसी कमिटीज आई जिनके रिपोर्ट पर या जिनकी रिकमेंडेशन पर या जिनके प्रयासों से भारत में शिक्षा को लेकर के एक अवेयरनेस आई और नए इंस्टीट्यूशनल स्टेप्स ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उठाए। कई संस्थागत प्रयास सरकार ने किए, सुधारे, और इसमें सबसे पहली जो कमेटी है, जो पहला जो एक रिपोर्ट है, वो है चार्ल्स वुड का वुड डिस्पैच। चार्ल्स वुड का वुड डिस्पैच। सबसे पहली बात और महत्वपूर्ण बात कि चार्ल्स वुड थे कौन, ये भाई साहब कौन थे? तो दरअसल जो चार्ल्स वुड हैं, ये जो ब्रिटेन में, लंदन में बोर्ड ऑफ कंट्रोल होता था, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, उसके एक चेयरमैन थे। और उन्होंने जो है 1854 में भारत के एजुकेशन रिफॉर्म के लिए अपनी एक रिपोर्ट भेजी, जिसे वुड डिस्पैच कहते हैं। मतलब उन्होंने इंग्लैंड से डिस्पैच किया भारत में, और भारत में उस समय गवर्नर हुआ करता था लॉर्ड डलहौजी। तो उन्होंने शिक्षा के उद्देश्य, शिक्षा के माध्यम, शिक्षा में क्या सुधार होने चाहिए, इन सब के ऊपर अपनी एक रिकमेंडेशंस भेजी, और उनकी रिकमेंडेशन जो है वो भारत में मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम की बेस बना। इसीलिए इनकी रिपोर्ट को भारत में शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहते हैं। तो भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किस रिपोर्ट को कहते हैं बच्चा पार्टी? तो ये याद रखिएगा मेरे छोरे और छोरियां कि किसको कहते हैं गुरु? ये कहते हैं वुड डिस्पैच को। याद हो गया बेटा? वेरी गुड। अब हम बात करें कि ये जो वुड डिस्पैच आया था, इसमें उन्होंने रिकमेंडेशन क्या किया था। तो इनकी जो रिकमेंडेशन थी उसमें सबसे पहली बात, उच्च शिक्षा का सर्वोत्तम माध्यम अंग्रेजी है। दैट मीन्स कि जो हायर एजुकेशन दी जानी चाहिए, इट मस्ट बी इन इंग्लिश। और आज आप देखो कि जितने भी टेक्निकल कोर्सेज होते हैं, हायर एजुकेशन हमको इंग्लिश में मिलती है। तो इसने कहा कि उच्च शिक्षा हायर एजुकेशन इंग्लिश में दी जानी चाहिए, मगर
गांव में प्राथमिक पाठशालाएं खोली जाएं और उनकी भाषा क्या होनी चाहिए, स्थानीय होनी चाहिए। मतलब गांव की जो प्राइमरी स्कूल्स हैं उनकी लैंग्वेज क्या होनी चाहिए, वर्नाकुलर होनी चाहिए। वर्नाकुलर मतलब वहाँ की स्थानीय भाषा, ताकि बच्चे शिक्षा को समझ सकें, एक बार शिक्षा के साथ जुड़ सकें। एक बार जुड़ गए उसके बाद में वो हायर स्कूल में पहुंचेंगे और हाई स्कूल तक जाएंगे, हायर एजुकेशन तक जाएंगे, तब उनको इंग्लिश में भाषाएं में एजुकेशन दी जानी चाहिए, वो डिस्पैच ने कहा। इन्होंने कहा कि निजी संस्थाएं खोली जाएं, मतलब प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस खोले जाएं, क्योंकि सरकार अकेली कहाँ तक एजुकेशन देगी। तो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन खोले जाएं और सरकार उनको जो है ग्रांट्स प्रोवाइड करे, उनको पैसा दे, उनको खोलने में मदद करे। फिर इसने कहा वेस्टर्न एजुकेशन का प्रचार प्रसार होना चाहिए, पाश्चात्य शिक्षा का प्रचार प्रसार होना ही चाहिए। पाश्चात्य शिक्षा जरूरी है तो वो भारत के गांवों तक पहुंचनी चाहिए, मगर भाषा प्राथमिक तौर पर वहाँ की लोकल होनी चाहिए। लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर, मतलब जैसे लंदन यूनिवर्सिटीज़ हैं वैसे ही कलकत्ता, मुंबई और मद्रास, इन 3 जगह पर यूनिवर्सिटी ओपन की जानी चाहिए। इसने ये भी कहा कि टेक्निकल स्कूल्स और कॉलेज खोले जाने चाहिए, ज़रूरी है टेक्निकल स्कूल तकनीकी कौशल के लिए। फिर इसने कहा कि हर प्रांत में एक शिक्षा विभाग यानी कि एजुकेशन डिपार्टमेंट मस्ट बी सेटअप इन एवरी प्रोविंसेस ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। इसने ये भी कहा हर प्रांत में आप एक शिक्षा विभाग को खोलिए। एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो इसने कही थी वुड ने, वो ये कि एजुकेशन मस्ट बी सेक्युलर। शिक्षा जो होनी चाहिए ना वो धर्मनिरपेक्ष होनी चाहिए। धर्मनिरपेक्ष मतलब उसने क्रिश्चियन ईसाई मिशनरीज के जो स्टेप्स थे उनको डिनाई कर दिया। सरकार सिर्फ सेक्युलर एजुकेशन दे, सर्वधर्म संभाव वाली शिक्षा दे, और ये बहुत महत्व। अच्छा, ही ऑल्सो चार्ल्स वुड ऑल्सो सेड दैट कि वुमेन्स एजुकेशन को बढ़ावा दिया जाए, महिला शिक्षा पर जोर दिया जाए। इसने ये भी कहा कि टेक्निकल कॉलेज स्कूल तो खोलें, टीचर ट्रेनिंग स्कूल्स भी खोले जाएं। भाई टीचरों को ट्रेनिंग देना भी जरूरी है। ये सब बातें किसने कही बेटा? चार्ल्स वुड ने कही, ठीक है ना, चार्ल्स वुड ने कही। तो शिक्षक ट्रेनिंग की व्यवस्था हो, हर प्रांत में शिक्षा विभाग हो और शिक्षा धर्मनिरपेक्ष हो। अब इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा? इम्पैक्ट ये पड़ा कि 1855 में जो है हमारा लोक शिक्षा विभाग की स्थापना की गई। 1855 में लोक शिक्षा विभाग, एक एजुकेशन डिपार्टमेंट बनाया गया। 1857 तक कलकत्ता, बंबई और मद्रास में यूनिवर्सिटी की स्थापना कर दी गई थी। 1857 तक तीनों जगह पर कॉलेज खोल दिए गए थे, ठीक है। और खासतौर पे 1855 में जो 5 प्रांत थे, बंगाल, बंबई, मद्रास, पंजाब और नॉर्थ वेस्ट जो फ्रंटियर रीजन था हमारा, वहाँ पर वहाँ पर लोक शिक्षा विभाग यानी कि एजुकेशन डिपार्टमेंट सेटअप कर दिए गए थे। तो याद रखिएगा वुड डिस्पैच कब आया, किस गवर्नर जनरल के टाइप पे आया, क्या रिकमेंडेशन थी और क्या उसका इम्पैक्ट पड़ा, ठीक है। अब इसके बाद में फिर 1857 में आपको पता है कि रिवॉल्ट हो गया था, और रिवॉल्ट का इम्पैक्ट ये हुआ कि ब्रिटिश गवर्नमेंट, ईस्ट इंडिया कंपनी की गवर्नमेंट हटकर सरकार सीधा डायरेक्ट आ गई थी। तो उसके बाद एजुकेशन को लेकर के थोड़ा सा उनका पॉलिसी जो रहा वो सॉफ्ट रहा और ना ही ज़्यादा अच्छे तरीके से उन्होंने काम किया। तो फिर एक हमारे यहाँ गवर्नर जनरल आया जिसका नाम था लॉर्ड रिपन, और लॉर्ड रिपन बहुत ही रिफॉर्मरी वायसराय था, मतलब सुधारात्मक को हम कहते हैं। तो उसने क्या किया कि भारत में शिक्षा के विकास को लेकर एक कमीशन बनाया जिसको हम कहते हैं हंटर कमीशन। याद रखिएगा हंटर कमीशन 2 दफ़ा भारत में आया है। एक ये 1882 की बात है जब शिक्षा के विकास के लिए, और एक बनेगा 1919 में जब जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच होगी। तो शिक्षा विभाग में और जलियांवाला बाग के लिए दोनों बार हंटर कमीशन आया, पर ये दोनों अलग अलग व्यक्ति थे, ठीक है। तो 1854 के बाद
शिक्षा के क्षेत्र में जो डेवलपमेंट हुए उनकी जांच करने के लिए और नई रिकमेंडेशन देने के लिए हंटर कमीशन बना 1882 में, W हंटर, और इसकी नियुक्ति की गई। टोटल इसमें 8 भारतीय सदस्य भी थे। कितने सदस्य भारतीय थे? 8 भारतीय सदस्य थे। और इसका काम सिर्फ ये था कि आप प्राइमरी एजुकेशन या हम कहें तो सिर्फ मिडिल एजुकेशन तक अपना रिकमेंडेशन दीजिए, नहीं प्राइमरी और मिडिल, यानी ये एजुकेशनल हायर एजुकेशन के लिए कमीशन बना ही नहीं था। इस कमीशन ने क्या बोला कि सरकार प्राथमिक शिक्षा के सुधार और विकास पर विशेष ध्यान दे भैया। प्राइमरी एजुकेशन के रिफॉर्म पर सरकार को स्पेशली काम करना चाहिए और प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। यानी कि मातृभाषा यानी अपनी वर्नाकुलर लैंग्वेज, हमारी अपनी देसी भाषा में प्राइमरी स्कूल में एजुकेशन आपको देना चाहिए, ये कहा हंटर कमीशन ने। इसने कहा माध्यमिक शिक्षा के 2 पार्ट होने चाहिए, ठीक है। पहला साहित्यिक शिक्षा, जो विद्यार्थी को विश्वविद्यालय में प्रवेश हेतु तैयार करें। साहित्यिक शिक्षा एकेडमिक एजुकेशन, और लिटरली एजुकेशन मतलब जो लिटरेचर का एजुकेशन हो वो हो, जिसकी वजह से बच्चा हायर एजुकेशन की यूनिवर्सिटीज़ में दाखिला ले सके। दूसरा व्यवहारिक मतलब कि प्रैक्टिकल एजुकेशन होनी चाहिए, व्यवहारिक होना चाहिए, जो विद्यार्थी को व्यावसायिक तौर पे वो करे, मतलब इसका वोकेशनल ट्रेनिंग हो। तो व्यवहारिक मतलब वोकेशनल एजुकेशन होनी चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र में निजी प्रयास को और एफर्ट को बढ़ावा दिया जाए और महिला शिक्षा की भी पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए। यानी हंटर ने भी वही कहा कि भैया वुमेन एजुकेशन को बढ़ावा दो, वोकेशनल ट्रेनिंग कॉलेजेस स्कूल्स खोले जाने चाहिए। तो एक एकेडमिक एजुकेशन दो लिटरली और एक दो वोकेशनल दो, ठीक है। आयोग ने जो सिफारिश दी उसके आने वाले 20 वर्षों में माध्यमिक शिक्षा और कॉलेज शिक्षा का काफ़ी कुछ एक्सपांसन हुआ और 1882 में पंजाब, 87 में इलाहाबाद यूनिवर्सिटीज़ की भी सेटअप हुआ। तो यानी क्वेश्चन अगर आ जाए कि भाई पंजाब यूनिवर्सिटी कब बना था, तो 1882 में पंजाब में, और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जो बना था वो 1887 की बात है। हंटर कमीशन के बाद में ये डेवलपमेंट हुए और ख़ास तौर पे जो हंटर कमीशन था उस कमीशन की रिपोर्ट को लेकर के थोड़ी सरकार भी संजीदा थी। उन्होंने इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए काफ़ी एफर्ट लगाए। इसके बाद में जो अगली रिपोर्ट आई, अगला जो चीज़ आया वो आया भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम। ये एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है भैया। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम जो है, इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1904, ये इम्पॉर्टेंट है। दरअसल इसके लिए इसकी शुरुआत होती है लॉर्ड कर्जन के एफर्ट से। हुआ ये कि हमारे यहाँ 1901 में एजुकेशन को लेकर के लॉर्ड कर्जन के प्रयासों से एक शिमला में सम्मेलन बुलाया गया। शिमला में बुलाने का औचित्य था, मतलब उसका उद्देश्य था कि भाई एजुकेशन में क्या और सुधार होने चाहिए। तो सभी भारतीय लोगों को, मतलब जो इंटेलेक्चुअल लोग थे उनको बुलाया गया और एक प्रस्ताव पास हुआ जिसको हम बोलते हैं शिमला प्रस्ताव, एजुकेशन को लेकर के। इसमें लगभग 150 से ज़्यादा हमारे प्रस्ताव थे और उसमें ये प्रस्ताव भी था कि हम थॉमस रेले की अध्यक्षता में कमेटी बनाएंगे एजुकेशन को लेकर। उस कमेटी की रिकमेंडेशन पर फिर ये यूनिवर्सिटी एक्ट जो है पास किया गया। और इस एक्ट की खास बात ये थी, इसने कहा कि हम अध्ययन और शोध को बढ़ावा देने के लिए अच्छे टीचर्स की अपॉइंटमेंट करेंगे, रिसर्च को और एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए अच्छे टीचर्स बनाएंगे। इसने कहा हम लेबोरेटरीज डेवलप करेंगे यूनिवर्सिटीज़ के अंदर और कॉलेज के अंदर, लाइब्रेरीज सेटअप करेंगे। विश्वविद्यालय के जो उप सदस्य होंगे यानी जो फेलोज होंगे उनकी संख्या 50 से कम और 100 से अधिक नहीं होनी चाहिए। और ये जो फेलोज होंगे वो भारत सरकार के द्वारा नॉमिनेट किए जाएंगे, वो भी कितने सालों के लिए? 6 सालों के लिए, इस कमेटी ने कहा। इसके अलावा जो अशासकीय कॉलेज हैं, जो नॉन गवर्नमेंट कॉलेज हैं, उनको विश्वविद्यालय से संबंधित करने की शर्तें अधिक और कड़ी कर दी गई। मतलब हर कॉलेज को यूनिवर्सिटी के अंडर में रहना ही पड़ेगा और यूनिवर्सिटी के जो चांसलर वाइस चांसलर होते हैं वो किसके अंडर में होते हैं? गवर्नमेंट के अंडर में। यानी कुल मिलाकर हम देखें तो यूनिवर्सिटी एक्ट जो था ना, वो ब्रिटिश सरकार का शिकंजा कॉलेजों पर कसने के लिए लाया गया था। गवर्नर जनरल को इन यूनिवर्सिटीज़ की सीमाएं निश्चित करने का अधिकार दे दिया कि आप ये डिसाइड करेंगे कौन यूनिवर्सिटी में किस क्षेत्र के बच्चे पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे। विश्वविद्यालयों के सुधार के लिए 1902 से 5 लाख रुपए वार्षिक 5 वर्ष के लिए निश्चित किए गए। यानी 1902 से हम क्या करेंगे कि 5 लाख रुपए एनुअली जो है चार्ज करेंगे, मतलब सुधार के लिए लगाएंगे, उसने ये भी कहा।
इसके अलावा इस यूनिवर्सिटी ने खास तौर पे अगर हम देखें ना तो भारत के यूनिवर्सिटीज़ को लेकर के भारत सरकार के कंट्रोल में करने की कोशिश की, ये कुल इसका था। अब यूनिवर्सिटी कब आया ये आपको याद रखना है, क्या प्रोविज़न थे ये थोड़ा सा दिमाग लगाना। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, इसका लिंक कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है। पढ़ाई से रिलेटेड, हिस्ट्री से रिलेटेड कोई समस्या हो तो आप हमसे संपर्क कर ले भैया, ठीक है। आगे बढ़े बेटा, अब आगे चीज़ों को लेकर के चलते हैं। इसके बाद में एक और कमेटी आई 1913 का गवर्नमेंट रेजोल्यूशन, ठीक है। भारत सरकार ने रेजोल्यूशन पास किया था 12 फरवरी 1913 को। इसमें ये बोला गया था, प्रोविंशियल गवर्नमेंट को, प्रांतीय सरकारों को ये बोला गया था कि वो समाज के निर्धन और पिछड़े हुए बच्चों को निःशुल्क और प्राथमिक शिक्षा क्या करे, प्रदान करे। निःशुल्क और प्राथमिक शिक्षा समाज के वंचित तबके को, जो कमजोर है, गरीब है। और माध्यमिक पाठशालाओं का भी विकास किया जाना जरूरी होता है, जो मिडिल क्लास एजुकेशन है उनको भी बढ़ा दे। और हर प्रांत में एक विश्वविद्यालय की स्थापना होनी ही चाहिए, हर प्रांत में एक यूनिवर्सिटी सेटअप होना चाहिए। 1913 का सरकार का एक रेजोल्यूशन था। तो 1913 का सरकार का ये जो रेजोल्यूशन था, इस रेजोल्यूशन का इम्पैक्ट पड़ा और मैक्सिमम हर एक ब्रिटिश प्रोविंस में एक कॉलेज का सेटअप हो गया, एक यूनिवर्सिटी सेटअप हो गया। इसके बाद में सरकार का एक प्रयास हुआ और वो प्रयास था सन 1917 के टाइम पर। दरअसल एक कमीशन बनाया फिर से ब्रिटिश सरकार ने, उसे हम कहते हैं सैडलर कमीशन। सैडलर कमीशन जो है वो खास तौर पे उसको बनाने का जो मेन उद्देश्य था ना, उस समय पर कलकत्ता यूनिवर्सिटीज़ में कई सारे इंस्टीट्यूशनल प्रॉब्लम हो रही थी, शिक्षा को लेकर के, मैनेजमेंट को लेकर के, एकेडमिक चीज़ों को लेकर के, इवन एग्जामिनेशन को लेकर के। तो कई गंभीर समस्याएं कलकत्ता विश्वविद्यालय में उस समय कर उभर कर आ रही थी। तो उन समस्याओं का समाधान करने या अध्ययन करने के लिए खासतौर पे लीड्स यूनिवर्सिटी के कुलपति डॉक्टर एनी सैडलर की अध्यक्षता में 1917 में एक कमेटी बनाई गई और इसमें सर आशुतोष मुखर्जी और जियाउद्दीन अहमद, ये दो भारतीय भी शामिल थे। आयोग ने 1904 का जो एक्ट था, जिस एक्ट में कलकत्ता या दूसरी यूनिवर्सिटीज पर ब्रिटिश गवर्नर का बहुत ज़्यादा नियंत्रण लगा दिया था, उसकी इसने बहुत क्रिटिसाइज किया, निंदा किया। बोले यार ये गलत बात कर दी थी भैया उस समय की सरकार ने। तो 1904 के यूनिवर्सिटी एक्ट की निंदा की सैडलर आयोग ने। उसने ये कहा कि विश्वविद्यालय की शिक्षा को सुधारने के लिए माध्यमिक शिक्षा में सुधार किया जाना चाहिए। यानी आप मिडिल एजुकेशन को पहले सुधारो, वो सुधर गया तो भैया यूनिवर्सिटी एजुकेशन भी क्या हो जाएगा, हमारे यहाँ सुधर जाएगा, ठीक है। और उसकी बात बहुत ही अच्छी थी। कुल मिलाकर बात देखा जाए ना तो आज हमारे हिंदुस्तान की एजुकेशन सिस्टम में यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। आज आप देखो कि हिंदुस्तान जितने ज़्यादा पढ़ा लिखा होता जा रहा है उतने ज़्यादा बेरोजगार भी होता जा रहा है। और 0% एजुकेशन वाले, जिनके पास कोई शिक्षा नहीं है, वो बेरोजगार नहीं है, मगर जिसके पास जितनी ऊंची डिग्रियां है वो उतना ज़्यादा बेरोजगार हो रहा है। कारण क्या, उसके पीछे हमारा मिडिल एजुकेशन सिस्टम कमजोर है। शिक्षा को लेकर के जागरूकता नहीं, शिक्षा को लेकर के जिज्ञासा नहीं, शिक्षा बच्चों पर बोझ लगने लगता है। क्यों भैया ऐसा क्यों हो रहा है, एजुकेशन क्यों बोझ है बच्चों के ऊपर? क्या कारण है कि 12वीं 10वीं के बच्चे सुसाइड कर लेते हैं रिजल्ट फेल होने के कारण? कहीं ना कहीं उनके मन में शिक्षा के प्रति एक ऐसी भावना भर दी गई है कि अगर एजुकेशन नहीं करेगा तो तू जिंदगी में फेल हो जाएगा। यार ये तो कोई बात नहीं होती हमारे यहाँ शिक्षा को लेकर के। एजुकेशन आपके दिमाग पे सिर्फ इंफॉर्मेशन की बम्बार्डिंग नहीं करता। एजुकेशन जो है वो ये सिस्टम होना चाहिए कि एजुकेशन बच्चे को ये बताए कि तुझे जिंदगी में किस तरीके से जीना चाहिए। एजुकेशन ये होता है जो समाज के प्रति व्यक्ति को जिम्मेदार बनाए। एजुकेशन ऐसा होना चाहिए जो बच्चों के अंदर एक विजन डेवलप करे, ना कि सिर्फ मार्कशीट की चाहत पैदा करे। मार्कशीट में अच्छे नंबर लेके आएंगे, A+, A++, A++। इस मार्कशीट के नंबरों से क्या होगा यदि उसका ज्ञान सिर्फ उस पर्टिकुलर एग्जाम और किताब तक सीमित है? क्या उसके अंदर एक विजनरी आइडियोलॉजी डेवलप हो रही है? क्या उसको इस बात का एहसास हो रहा है कि मेरी शिक्षा से मेरा जीवन सुधर सकता है? क्या उसको इस बात का एहसास हो रहा है कि शिक्षा सिर्फ नौकरी पाने का माध्यम नहीं है, शिक्षा एक अच्छी जिंदगी और एक अच्छी संस्कृति को विकसित करने का माध्यम है?
नौकरी, सिर्फ नौकरी। क्यों भैया, ए छोरे छोरी, नौकरी पाने के लिए पढ़ रहे हो क्या? अगर नौकरी के लिए पढ़ रहा है ना तो मत पढ़ पप्पू, मत पढ़। अगर जिस शिक्षा पद्धति का मूल उद्देश्य यही है कि हमें नौकरी पाना है तो उस देश में नौकर ही पैदा होंगे। अब्दुल कलाम साहब ने यही कहा था, एंटरप्रेन्योर बनना है, नौकरी लेने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बनना है। हमारी नई एजुकेशन सिस्टम इसी पे बात करती है। हमारे प्रधानमंत्री आप देखिए, वो हमेशा यही कहते हैं नौकरी देने वाला बनिए। सरकारी नौकरी हासिल करके आप अपनी जिंदगी में स्टेबल हो सकते हैं, मगर आप बिजनेसमैन बन के न जाने कितनों की जिंदगी को स्टेबल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है सरकारी नौकरी बुरी चीज है, लीजिए, पर जिंदगी में पढ़ाई का माध्यम सिर्फ नौकरी हासिल करना नहीं होना चाहिए। सरकारी नौकरियां भी लोगों की जिंदगी को बदलती हैं, नो डाउट, मगर कई लोग सरकारी नौकरी मजबूरी में करते हैं। कुछ नहीं कर पा रहे जिंदगी में तो चलिए इधर ही चले जाते हैं। ये चीज गलत है ना। एजुकेशन, और इसने यही कहा, कॉलेज की एजुकेशन नहीं सुधरेगी जब तक आप मिडिल क्लास एजुकेशन को नहीं सुधारेंगे, और मिडिल क्लास एजुकेशन को लेकर के आज भी सुधार की बहुत आवश्यकता है। तो दोस्तों, ये जो कमीशन था, सैडलर कमीशन था, ये इसकी अपनी कुछ रिकमेंडेशंस थी। इसमें आशुतोष मुखर्जी और जियाउद्दीन अहमद का नाम याद रखना, जो भारतीय थे। ठीक, अब सैडलर कमीशन के बाद में, अच्छा, सैडलर जो कमीशन आया ये 1917-1919 की बात है, ठीक है। अच्छा, उसने ये भी कहा कि जो हमारा मिडिल क्लास एजुकेशन होना चाहिए ना, वो 12वीं तक होना चाहिए, ठीक है। मतलब 12 वर्ष की तो मिडिल क्लास एजुकेशन, हमारे स्कूल एजुकेशन होनी चाहिए, और उसके बाद ही उनको कॉलेज में बच्चों का प्रवेश मिलना चाहिए। सैडलर कमीशन ने यह भी कहा कि जो ग्रेजुएशन की जो टाइटल है, जो उपाधि है, जो ग्रेजुएशन की डिग्री है, वो 3 साल कॉलेज की एजुकेशन के बाद ही मिलनी चाहिए। उसने ये भी कहा कि भारत सरकार, कलकत्ता यूनिवर्सिटी जो है वो भारत सरकार के नियंत्रण में है, उसको वहाँ से मुक्त करके बंगाल सरकार के नियंत्रण में लाना चाहिए, ये कहा सैडलर आयोग ने, क्योंकि इसका गठन ही कलकत्ता यूनिवर्सिटी की समस्याओं को लेकर हुआ था। उसने ये भी कहा कि बंगाल में ढाका में एक दूसरा कॉलेज यूनिवर्सिटी हमको सेटअप करना चाहिए, जिससे कलकत्ता यूनिवर्सिटी पर बोझ कम हो सके। सैडलर कमीशन ने यह भी कहा कि हमारे यहाँ कलकत्ता यूनिवर्सिटी में महिला एजुकेशन को लेकर एक अलग बोर्ड बनना ही चाहिए। सैडलर कमीशन ने एक बात और कही कि चाहे कलकत्ता हो चाहे ढाका हो, दोनों जगह यूनिवर्सिटीज़ में टीचर्स ट्रेनिंग डिपार्टमेंट होना ही चाहिए। मतलब टीचर ट्रेनिंग जरूरी हो, यहाँ पर दिया जाना चाहिए। ये सैडलर कमीशन की रिकमेंडेशन थी। और इस रिकमेंडेशन के बाद में उत्तर प्रदेश में 1916 में एक बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की फाउंडेशन की गई। 1921 के आसपास मैसूर, पटना, बनारस, अलीगढ़, ढाका, लखनऊ और इन जगह पर नए नए यूनिवर्सिटीज सेटअप किए गए। ठीक, अब सैडलर कमीशन के बाद में एक कमेटी आती है, वो कमेटी है 1929 की, जिसको हम कहते हैं हार्टोग कमेटी। अगली कमेटी है हार्टोग कमेटी। दरअसल 1919 से हमारे यहाँ पे आपको मालूम है मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म एक्ट आया था, और उस एक्ट के तहत ये हुआ था कि जो शिक्षा है वो प्रांतों को दे दी गई थी, और प्रांतों को देने के बाद में केंद्र सरकार ने एजुकेशन में रुचि लेना बंद कर दिया, पैसा देना बंद कर दिया। यही हुआ था। इससे शिक्षा का स्तर क्या हो गया, डाउन हो गया। तो अब फिर से एजुकेशन को कैसे हम सुधारें, इस चीज़ के लिए कमेटी बनी, जिसको हम कहते हैं हार्टोग कमेटी। ठीक है, 1929 में ये कमेटी बनी। तो कैसे डेवलपमेंट किया जाए, इसके लिए सर फिलिप हार्टोग इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। इसने रिकमेंडेशन क्या किया
कि प्राथमिक शिक्षा के राष्ट्रीय महत्व पर बल दिया कि जो प्राइमरी एजुकेशन है वो उसका नेशनल इम्पोर्टेंस है, इसके लिए उसको और ज़्यादा अच्छे तरीके से हमें इम्प्लीमेंट करना चाहिए। प्राइमरी एजुकेशन को लेकर के इसने कहा कि सुधार किया जाना चाहिए और एकीकरण किया जाना चाहिए, यूनिफिकेशन किया जाना चाहिए प्राइमरी एजुकेशन का। मतलब हर प्रांत में अलग अलग एजुकेशन सिस्टम ना चले, पूरे देश का एक जैसा सिस्टम चलना चाहिए। उसने कहा कि जो ग्रामीण छात्र हैं उनका मिडिल स्कूल तक की शिक्षा दी जाए, इसके बाद उन्हें औद्योगिक और व्यावसायिक शिक्षा मिले। यानी जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं मिडिल स्कूल तक शिक्षा मिले, फिर व्यावसायिक मतलब वोकेशनल ट्रेनिंग, वोकेशनल एजुकेशन उनको मिलनी चाहिए। आईटी हम इसको बोलते हैं ना, खास तौर पे ऐसे एजुकेशन जिसको स्किल डेवलप एजुकेशन कहते हैं। उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले योग्य छात्रों को ही उच्च शिक्षा प्राप्त करने की अनुमति दी जाए। मतलब जो हायर एजुकेशन के एलिजिबल लोग हैं उनको ही दी जाए, भैया हम भीड़ ना लगाएं हायर एजुकेशन में, उसने ये कहा। इसके बाद में हार्टोग कमेटी के बाद में एक और एजुकेशन सिस्टम हम पढ़ेंगे, वो है वर्धा योजना। और ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण भी है। और आपको पता है कि वर्धा योजना क्या है कि 1935 में हमारे यहाँ अधिनियम पास हुआ, भारत सरकार अधिनियम, और उस अधिनियम के तहत जो है सारी राज्य सरकारों को कहा गया कि भाई आप अपनी अपनी एजुकेशन अपने हिसाब से देखिए। तो अधिकतर राज्यों में कांग्रेस की सरकारें बनी 1937 के चुनाव में, तो अब पूरे सभी कांग्रेस शासित प्रदेशों में या प्रांतों में एजुकेशन का सिस्टम कैसा होना चाहिए, इसको लेकर के वर्धा में एक सम्मेलन बुलाया गया। उसमें गांधी जी के विचारों पर ये कमेटी, ये योजना गांधी जी ने प्रस्तुत नहीं की थी, पर गांधी जी के विचारों पर एक योजना प्रस्तुत की गई। ठीक है, तो उसमें उस योजना को बोलते हैं वर्धा योजना। इसका ये वर्धा योजना जो है, दरअसल 1937 में गांधी ने अपना एक पत्र था द हरिजन, उसमें उन्होंने क्या किया था कि एजुकेशन को लेकर के एक बहुत लंबी सीरीज प्रकाशित की थी। और उस सीरीज में उन्होंने एजुकेशन के क्या क्या करना चाहिए उसको लेकर के अपनी रिकमेंडेशन दी थी। और इसके बाद में डॉक्टर जाकिर हुसैन ने इसको कंपाइल करके एक एजुकेशन प्रपोजल रखा, जिसको वर्धा योजना कहते हैं। इस वर्धा योजना की खास बात ये थी कि इसका मूलभूत सिद्धांत था हस्त उत्पादक कार्य, मतलब हैंड प्रोडक्टिव वर्क करना। हस्त उत्पादन मतलब हाथों से जो काम किया जा सकता है, यानी ये मशीनों का उत्पादन काम नहीं था, ह्यूमन एफर्ट वाले काम पर फोकस किया जाए, हैंडीक्राफ्ट हैंडलूम इंडस्ट्री पर फोकस किया जाए, छोटे छोटे लघु कुटीर उद्योगों पर फोकस किया जाए। उसको कैसे बढ़ाएं, उसके लिए क्या एजुकेशन होना चाहिए, उस पर बात करता है। दूसरी बात कि इसको बोला कि मातृभाषा में ही 7 साल तक तो एजुकेशन मिलनी चाहिए। जो वोकेशनल, माफ कीजिएगा, जो वर्नाकुलर लैंग्वेज है उसी में शुरुआत के 7 साल तक बच्चे को एजुकेशन मिलनी चाहिए। 7 से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देनी चाहिए। 7 से 14 साल का बच्चा, उसको निःशुल्क और कंपलसरी, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन होना चाहिए। क्या आपको पता है भारत में किस राज्य ने या किस प्रिंसली स्टेट ने सबसे पहले फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन शुरू किया था? छोरे छोरी पता है कि नहीं? नहीं पता? देखिए, आज मैं ज़्यादा लाउडली नहीं बोल रहा हूँ, कारण है मेरे थॉट में प्रॉब्लम है, मगर मुझे ये चैप्टर कंप्लीट करना था, इसलिए मैं आज आप लोगों के बीच में हूँ। तो लाउडली नहीं बोलूँगा ज़्यादा, है ना। पर आपको पता है कि सबसे पहले बड़ौदा रियासत, बड़ौदा, आप पढ़िएगा उनके एजुकेशन सिस्टम के बारे में, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन गांधी जी ने कहा था 1937 में। हमारे देश ने ये संविधान देश की आज़ादी के कितने सालों बाद किया? आर्टिकल 21A है ना, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। तो ये यहाँ से आया, वो माइंड में, समझ में आया। फिर शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होनी चाहिए, मातृभाषा मदर लैंग्वेज ही एजुकेशन का मीडियम होनी चाहिए और कोई लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए। इसने कहा वोकेशनल एजुकेशन दी जानी चाहिए, बच्चों को व्यावसायिक शिक्षा दी जानी चाहिए, व्यावसायिक, वोकेशनल। इसने अच्छा जो वर्धा योजना है उसने ये भी कहा, ये वर्धा योजना ज़्यादा इम्प्लीमेंट नहीं कर पाई क्योंकि 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ और कांग्रेस के सारे मंत्रिमंडलों ने त्यागपत्र दे दिया था। उसके बाद में एजुकेशन की एक योजना आई, वो थी सार्जेंट प्लान, 1944 की बात है ये, जब
सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, उस समय की बात है। तो जो हमारे जो सेंट्रल एजुकेशनल जो एडवाइज़र थे, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड जो था, उसने सेंट्रल एजुकेशनल एडवाइजरी बोर्ड था, उसने 1944 में एक नेशनल एजुकेशन सिस्टम तैयार करने के लिए एक योजना बनाई जिसे सार्जेंट योजना कहते हैं। और इसमें बोला गया कि जो प्राथमिक विद्यालय हैं और हायर उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं उनके स्तरों में सुधार किया जाना चाहिए, यानी प्राथमिक यानी प्राइमरी और हायर मिडिल एजुकेशन के जो इंस्टीट्यूशन है, स्कूल, उनमें रिफॉर्म कर दीजिए भैया। 6 से 11 साल तक के आयु के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देनी ही चाहिए, क्योंकि इन लोगों के पेरेंट्स का कैपेसिटी नहीं होता कि वो अच्छा एजुकेशन दे पाए। तो सार्जेंट योजना कब आई? 1944 की ये योजना है, याद रखेंगे, दिमाग में बिठा लीजिएगा 1944। इसने ये भी कहा था कि जो हमारे स्कूल्स हों वो ऐसे हों जिनमें 2 टाइप के हों, जिसमें एक टाइप के एजुकेशन में स्कूल्स में हम सिर्फ एजुकेशन दें, विद्या दें, एक में हम व्यावसायिक शिक्षा दें, यानी वोकेशनल ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करें। ठीक, अब ये जो सार्जेंट योजना आई ये भारत में लास्ट थी। इसके बाद में हमारे देश में आज़ादी आ गई 1947 में। उसके बाद में हमने आज़ादी के बाद एजुकेशन का नया सिस्टम शुरू किया, जिसकी शुरुआत होती है राधाकृष्णन कमीशन से। मगर ये जो पश्चिमी शिक्षा हमारे यहाँ आई, इस पश्चिमी शिक्षा का हमारे देश पर इम्पैक्ट क्या पड़ा, ये थोड़ा सोचने की बात है। सोचिए, इस वेस्टर्न एजुकेशन से हमारे देश पर इम्पैक्ट क्या पड़ा। अब हमें इस मुद्दे पे बात करना है कि भारत में जो अंग्रेज़ों ने एजुकेशन दिया, इस वेस्टर्न एजुकेशन का इम्पैक्ट क्या पड़ा, प्रभाव क्या पड़ा, इफ़ेक्ट क्या पड़ा। ठीक, तो देखो भैया, ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम का प्रभाव दोनों तरीके से है। नेगेटिव इम्पैक्ट भी है, ठीक है, और पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है। मतलब क्या नेगेटिव क्या रहा, पॉजिटिव क्या रहा, ये दोनों चीज़ों को हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा। सबसे पहले नेगेटिव इम्पैक्ट। नो डाउट कि ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम भारत में अंग्रेजों ने अपने हित के लिए इंट्रोड्यूस किया, मगर इसका जो सबसे बड़ा नकारात्मक इम्पैक्ट था वो ये था कि इसने समाज में विभाजन को बहुत बढ़ावा दिया। समाज में जो उच्च शिक्षा प्राप्त या जो अंग्रेजी माध्यम से अंग्रेजी शिक्षा को प्राप्त करने वाला वर्ग था, वो एक अलग क्लास के तौर पे जनरेट हुआ, जिसको हमने कहा मिडिल क्लास। डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर्स, ठीक है, क्लर्क, टीचर और पुलिस वर्कर, पुलिसमैन और न जाने कौन कौन। तो ये जो नया मिडिल क्लास था, ये अपने आप को अंग्रेज समझता था और कहीं न कहीं ये भारतीयों के प्रति जिम्मेदार न होकर के अंग्रेजों के प्रति जिम्मेदार था, उनके प्रति आस्थावान था। इससे समाज में विभाजन बढ़ा और उस विभाजन से समाज में टूटन भी पैदा हुई। पाश्चात्य शिक्षा पद्धति का जो सबसे बड़ा एक कमी और निकल के आता है वो ये है कि उसका जो मूल स्वरूप था वो मतलब पश्चिमी था, वेस्टर्न था। वेस्टर्न मतलब उसका नेचर जो था वो वेस्टर्न था, और उस पश्चिमी प्रभाव के कारण जो पश्चिमी संस्कृति है उसका भारत में प्रभाव बहुत बड़ा। हमारे आज के जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है आप उसमें देख लीजिए, हमारा रहन सहन, खान पान, कपड़े पहनने का सलीका, हमारा संगीत, हमारा समाज और हमारी रोज़ की कुछ परंपराएं, ये सब अंग्रेज़ों से ही मेल जोल रखती हैं। चाहे यूरोप में मनाए जाने वाले सेलिब्रेशंस का भारत में इंट्रोड्यूस होना, उनके त्योहारों को मनाने का तरीका और भी बहुत सारी चीज़ें। तो पश्चिमीकरण भारत का हुआ। कोट पैंट टाई लगा करके लोग अपने आप को जेंटलमैन कहलाना पसंद करते थे, और भारतीय परिधानों का, भारतीय व्यंजनों का, भारतीय सामाजिक परंपराओं का, भारतीय धार्मिक रीति रिवाजों का, माहौल
उड़ाया जाने लगा। तो पश्चिमीकरण बढ़ा। विज्ञान तकनीक की जगह यूरोप के इतिहास को बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया था। मैंने कहा था कि अंग्रेज लोग चाहते थे कि हम यूरोप की व्यवस्थाओं के गुलाम बने, उनके समाज का गुलाम बने, उनके इतिहास के गौरव को सम्मान दें, और उन्होंने कोशिश की कि भारतीय इतिहास के गौरव का इनको ज्ञान भी ना हो पाए। तो यूरोप के इतिहास को बहुत बढ़ाया गया, वहाँ के फ्रांसीसी क्रांति को, वहाँ के धर्मनिरपेक्ष चरित्र को, वहाँ के समाज के एकीकरण को, ईसाई धर्म की महानता को, इन सबको पढ़ाया गया। भारतीय इतिहास को कमज़ोर और भारतीय संस्कृति को पिछड़ी संस्कृति घोषित किया गया। तो हमारे समाज में एक बहुत बड़ा वर्ग यूरोप के इतिहास का फ़ैन हो गया, उनकी व्यवस्थाओं का फ़ैन हो गया। मगर इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ये भी पड़ा कि हम जब यूरोप की व्यवस्थाओं को पढ़ते हैं तो हमारे अंदर भी लोकतंत्र, डेमोक्रेसी, सेक्युलरिज्म, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, फंडामेंटल राइट जैसे कई सारे पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज हमारे अंदर भी डेवलप हुई, और उसकी वजह से ही भारत में राष्ट्रवाद भी जन्मा। शिक्षा सिर्फ नौकरी के लिए दी गई, अंग्रेजों ने अपनी एजुकेशन जो दी वो सिर्फ नौकरी के लिए दी गई, और नौकर ही भारतीय लोग अपने आप को समझते थे, मतलब मालिक वाला कॉन्सेप्ट उनके दिमाग में भी नहीं था। तो जो पश्चिमी शिक्षा है वो एक तरह से हम देखें तो भारतीयों को सिर्फ नौकरी पाने का माध्यम बनाती थी, और इसके अलावा कुछ नहीं। सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया इनकी एजुकेशन सिस्टम ने। भारत में पाश्चात्य शिक्षा ने एक विभाजक रेखा खींची। अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त एक नया वर्ग, और इन्होंने अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए, डिवाइड एंड रूल को करने के लिए शिक्षा का माध्यम अपनाया। हमको धर्म के आधार पर बांटा, किसी एक विशेष धर्म के लोगों को संतुष्ट करने के लिए दूसरे धर्म के लोगों की बुराइयां की, शिक्षा के माध्यम से शिक्षा को अपनाया उस तरीके से। इसके अलावा यूरोपियन प्रतिनिधि जो थे, मतलब वैचारिक दृष्टि से देखें तो ये जो नया मिडिल क्लास जन्मा था, जो अंग्रेजी शिक्षा लेकर के आया था, वो यूरोप रंग में भारतीय था मगर वो माइंड से यूरोपियन था, जिसकी वजह से भारत में एक हमारा जो एक परंपरागत समाज है और एक नया समाज है उसमें कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। कई सारे नए जो आधुनिक शिक्षा प्राप्त लोग थे भारत के, वो उनका आइडियोलॉजिकल भी डिग्रेडेशन हो गया और मॉरल डिग्रेडेशन भी हो गया, नैतिकता पर भी उनका पतन हो गया। वो सिर्फ उपभोक्तावाद और भौतिकतावाद संस्कृति को ही अपना सब कुछ मानने लगे, और भारत की जो व्यवस्था थी, जो अध्यात्म, जो धर्म, जो नैतिकता थी, उसको उन्होंने क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया। हमारी वर्ण व्यवस्था, हमारी जो सिस्टमेटिक चीज़ें थी उसका उन्होंने मखौल भी उड़ाना शुरू किया। इसके अलावा कि शिक्षा जीवन पद्धति और आवश्यकताओं से दूर हो गई, और मैंने कहा कि नौकरी और डिग्रियों के मकड़ जाल में फंस गई। ये सब कुछ नकारात्मक थे। अच्छा, इनकी आधुनिक शिक्षा में ना एक नकारात्मक चीज़ ये रही कि मुसलमानों की भागीदारी बहुत कम रही, जिसकी वजह से थोड़ी कट्टरता जो है उस समय के समाज में दिखाई देती है। तो एक धर्म विशेष को इन्होंने खासा वो बनाया अपना गुलाम। सकारात्मक इम्पैक्ट ये रहा कि एक मध्यम वर्ग का उदय हुआ, और ये जो मध्यम वर्ग था ये यूरोप की व्यवस्थाओं से जानकार था, इतिहास से जानकार था, वहाँ की राजनीतिक व्यवस्थाओं को समझता था, और भारत में राष्ट्रवाद की चेतना, जो कॉन्शियसनेस था, वो इसी मध्यम वर्ग की वजह से ही आ पाया। वो कानून को पढ़ता था, वो व्यवस्थाओं को जानता था, वो संविधान को समझता था। वो ऐसा वर्ग था जो ब्रिटिश सरकार के अधीन रहते हुए ब्रिटिश सरकार की कमियों को भी जान पाया और नए डेमोक्रेटिक सिस्टम से परिचित हो पाया। तो ये हमारे लिए बड़ा फ़ायदेमंद रहा। यही मध्यम वर्ग बाद में सामाजिक सुधार आंदोलन की शुरुआत करता है, जैसे राजा राम मोहन रॉय। हमारे देश में प्रगतिशील और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास हुआ। हमारे यहाँ हम लोगों को यूरोप की सभ्यता से परिचय हुआ, यूरोप की तकनीक से परिचित हुआ। हमें नए नए मशीन और संसाधनों का इस्तेमाल करने में अब हम असहज नहीं थे। हम कुल मिलाकर के देखें तो ब्रिटिश सरकार के इस औद्योगिक क्रांति का इम्पैक्ट हम पर भी पड़ा, और
हमारे यहाँ कहीं ना कहीं एक वैज्ञानिक मानसिकता का विकास हुआ और यही मानसिकता आज 21वीं शताब्दी में भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए सबसे बड़ा पिलर का काम कर रही है, साइंटिफिक अप्रोच। तो साइंटिफिक अप्रोच डेवलप होने से जो है कि हम परंपरावादी समाज से निकलकर आधुनिक समाज में परिवर्तित हो पाए। नो डाउट कि जो ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम था वो ब्रिटिश साम्राज्यवाद या उपनिवेशवाद का एक टूल था, एक उपकरण था। इसके बारे में मैंने उपनिवेशवाद वाले चैप्टर में बहुत डिटेल से बताया है। उनका एकमात्र उद्देश्य जो था वो भारतीयों को ब्रिटिश सरकार या ब्रिटिश समाज की तुलना में छोटा बताना था, हीन भावना विकसित करना था। मगर उनकी आधुनिक शिक्षा से भारत का समाज आधुनिक हो पाया। उनकी आधुनिक शिक्षा से भारत में मध्यम वर्ग का उदय हुआ, राष्ट्रवाद का उदय हुआ, हमारा समाज पढ़ा लिखा हो पाया, हमारा समाज परंपरागत कुरीतियों से बाहर निकलने में कामयाब हो पाया। और कुल मिलाकर के भारत में जो ब्रिटिश सरकार का जो उद्देश्य था कि सिर्फ इनको गुलाम बनाए रखा जाए, उसमें वो फेल हो गए। तो ये हमारा भारत में आज़ादी के पूर्व की आधुनिक शिक्षा का एक लेक्चर था। मुझे लगता है आपको अच्छा लगा होगा। जो एमपीपीएससी प्रीलिम्स के लिए टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं भैया वो हमसे संपर्क कर लें। टेलीग्राम का लिंक नीचे दिया है, ज्वाइन कर लें। साथ ही साथ में जो बच्चा पढ़ाई को लेकर थोड़ा भी चिंतित है, यूपीएससी एमपीपीएससी बाकी एग्ज़ाम को लेकर के, एक बार संपर्क करें। हम आप लोग की जो भी बेहतर से बेहतर मदद होगी वो करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच।